दोस्तों बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। 69th बीपीएससी का टेस्ट सीरीज़ हम लेके आए हैं और ये जो टेस्ट सीरीज़ बनाया गया है ये ध्येय आईएएस के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। और ये कोचिंग का हम पहला टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं और ये टेस्ट सीरीज़ नंबर है पहला, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट सीरीज़। और इसको जब ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, जब आपको यूट्यूब चैनल पे ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे। तो जिन लोग को भी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी से जुड़ जाइए। टेस्ट अपलोड होने के 1 दिन के बाद ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसका सेशन का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा टेलीग्राम लिंक आ गया है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी या दिया गया, ये कह सकते हैं क्योंकि ये तो बीत चुका है। क्योंकि 2022 का जो अर्थशास्त्र का है वो नोबेल प्राइज़ दे चुका, प्रदान कर दिया चुका है जिसको भी देना था। तो ये बेसिकली 10 अक्टूबर 2022 को हुआ था और ये अर्थशास्त्र का फील्ड में जो दिया जाता है ये द रॉयल सोसाइटी एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। इसमें 3 व्यक्तियों को चूज किया गया था। जो ABC देख रहे हैं आपका ऑप्शन, ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये तीनों व्यक्ति को बेन एस बर्नके इसको भी दिया गया था, डगलस W डायमंड को भी दिया गया था और फिलिप H डायबिब को भी दिया गया था। तो ABC तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन भी आपका करेंट अफेयर है। अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नगर विमानन संगठन की हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये व्यक्ति है डॉक्टर शेफाली जुनेजा, ठीक है। इसी को अपॉइंट किया गया है। ये 1992 बैच के IAS अधिकारी है। क्वेश्चन है 3 नंबर, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया गया है? तो देखिए ये जो है यह घोषणा एक महत्वपूर्ण घोषणा थी ऊर्जा के क्षेत्र में और भारत और अमेरिका की साझेदारी को एक नए स्तर तक मजबूत करेगी। ये जो इनिशिएटिव है, ये केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री दोनों के जब बैठक हुई थी, द्विपक्षीय बैठक, तब यह घोषणा की गई। तो इसका मतलब क्या, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा लिया गया ये इनिशिएटिव है। तो ठीक है, तो आंसर हो गया 3 का B। क्वेश्चन नंबर है 4, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के खीरी जिले में तराई हाथी रिजर्व स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। तराई हाथी रिजर्व देश में 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। ये याद रखना है आपको, देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व होगा। भारत में फरवरी 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसमें हाथी को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो 1992। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था। तो ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसमें कहा जा रहा है, अक्टूबर 2022 में द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 हेतु नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई थी या किसे मिला, ये कह सकते हैं। तो देखिए ये जो प्राइज दिया गया 7 अक्टूबर 2022 को दिया गया है। इसमें ABC जितने भी एक व्यक्ति है, आपका ये पहला जो व्यक्ति है इसका नाम है LS बियालित्स्की और उसी संगठन मेमोरियल और यूक्रेनियन संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, तो ये तीनों को मिला है। ये व्यक्ति के रूप में मिला है, ये संगठन है रशिया का और ये यूक्रेन का संगठन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था ये एक व्यक्ति और 2 संगठन को दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। में टेलीग्राम लिंक है तो इसको थोड़ा आप लोग मैनेज कीजिएगा, बाकी हम लोग पढ़ दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है 6 नंबर, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में वन जीव बोर्ड के द्वारा पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघों के लिए एक नई टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी गई है जिसे दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहा जाता है।
केन बेतवा नदियों को जोड़ने के कारण जो लगभग है 2500 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एक में जो है हमेशा जलमग्न रहता है, इसका 1/4 है लगभग। तो नए टाइगर रिजर्व में बाघों की प्रकृति आवाजाही के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती टाइगर रिजर्व से जोड़ने का एक ग्रीन कॉरिडोर विकसित किया गया है। तो यही जो है मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व के बगल में ही है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। और यही के क्या जो है पन्ना टाइगर रिजर्व में जो बाघ रहते हैं उसको संरक्षित किया जाए, इसीलिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और इसको पन्ना टाइगर रिजर्व से जोड़ दिया गया है। तो 6 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर है 7 और इसमें कहा जा रहा हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया। देखिए ये 2020 के लिए प्रदान किया गया है 2022 में, ये आपको याद रखना है। तो 30 सितंबर 2022 को प्रसिद्ध बॉलीवुड एक्ट्रेस जो है उसका नाम है अभिनेत्री है आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 के लिए प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली 7वीं महिला बन गई है और 2019 में 51वां पुरस्कार दिया गया था, वो रजनीकांत को दिया गया था। साउथ के सुपरस्टार है ये। इस पुरस्कार के तहत जो मिलता है स्वर्ण कमल मिलता है 10 लाख रुपये और एक शॉल प्रदान किया जाता है। तो 52वां पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आशा पारेख जी को, और 51वां दिया गया था रजनीकांत को। ये 2020 के लिए दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है, और 2022 में ये प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 8 और इसमें कहा जा रहा है 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये है झूलन गोस्वामी। 24 सितंबर 2022 को ये 29 वर्षीय भारतीय तेज गेंदबाज है झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ये संन्यास ले लिए हैं। और अगर हम लोग बात करें कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जो विश्व में सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी बनी है, ये 255 विकेट ली थी। ये मिताली राज के बाद झूलन गोस्वामी सबसे ज़्यादा समय तक महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो ये है 8 का बी झूलन गोस्वामी। 9 है हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। सही आंसर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें कहा जा रहा है 26 से 28 अक्टूबर तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। 26 से 28 अक्टूबर 2022 को यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022। इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना। तो सही आंसर हो गया 10 का ए। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी है। ये पहली बार है कि जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत के सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा ये जगह कहाँ पर है, तो ये है गुजरात के बड़ोदरा में ये आधारशिला रखा गया है मोदी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 12 हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत किया है या की गई है। तो ये किया गया है नई दिल्ली के द्वारा। नई दिल्ली के उपराज्यपाल जो है विनय कुमार सक्सेना है, इसने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत जो आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति पर कर पर मतलब टैक्स पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दिल्ली बी। क्वेश्चन नंबर 13 हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है। तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में यानी पूर्वोत्तर राज्य में पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया। यह संग्रहालय जो है केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। तो सही आंसर है 13 का बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है 14 हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया था। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। तो याद रखिएगा ये सरस फूड फेस्टिवल 2022 आयोजित किया गया था केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे।
क्वेश्चन नंबर है 15। अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप्पा मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है कुंजप्पा। ये जो है अक्टूबर 2022 में केरल सरकार के द्वारा ये बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए किया गया है। ये मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया केरल सरकार के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 15 का सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस फिल्म को FIPRESCI, इसका मतलब होता है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स, द्वारा सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है किसको? तो देखिए ये फिल्म है पाथेर पंचाली, और इसको जो निर्देशित किया गया था, ये किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा। तो इसी को अभी घोषित किया गया है। तो सही आंसर है 16 का ए, पाथेर पंचाली। इसमें कहा जा रहा है अक्टूबर 2022 में किस संस्था ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर का विकास किया है? तो ये विकास किया गया है भारतीय भू चुंबक संस्था मुंबई के द्वारा। अब हमको कमेंट बॉक्स में ये बताइए, ये जो मैग्नेटोमीटर दिया हुआ है ओवरहॉसर मैग्नेटोमीटर, इसका यूज क्या है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इससे जो होगा आपको भी फ़ायदा होगा, और जो हमारे वीडियो देख रहे हैं जो आपके साथी है उसको भी ये फ़ायदा होगा। तो ज़रूर खोज के मुझे बताइएगा 17 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है। 18 है, हाल ही में किस संस्था ने साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी का आयोजन किया? तो देखिए अभी हाल ही में सिनर्जी का जो आयोजन किया गया था, ये सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के द्वारा किया गया था। और किसके सहयोग से? तो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के तहत भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम के सहयोग से 13 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास सिनर्जी ने सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया था। यह इंटरनेशनल काउंटर रेंसमवेयर ग्रुप में एक भाग के रूप में यह आयोजित किया गया था, जो कि साइबर अटैक होता है उससे रोका जा सकता है। तो याद कीजिएगा किसके द्वारा याद रखिएगा किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये? तो सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के द्वारा किया गया था। तो इसमें से तो कहीं दिया नहीं है, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की है? तो ये जो किया गया, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस के द्वारा जो है स्मार्ट क्लासरूम को विकसित किया जाए, जिससे कि शिक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर किया जाएगा। तो ये हो गया 19 का ए, 19 का सही आंसर हो गया ए, गुजरात के गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर है 20। हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव की जो प्रतिमा है, दुनिया के सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो 369 फीट ऊंचा है, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देता है ये। तो याद कहाँ पे है? राजस्थान के नाथ द्वार में। किस है? हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो ये रहा है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से यह सम्मान भी प्राप्त किया। तो ये शीर्ष स्थान पर कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं उत्तर प्रदेश। किस फील्ड में? तो आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए हैं उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की गई है? तो ये मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, स्वदेश दर्शन योजना 2.0। 23 15 सितंबर 2022 को किस महान टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है रोजर फेडर के द्वारा ये घोषणा किया गया है। अब ये टेनिस से संन्यास ले लिए हैं। तो ये जो है ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। लेबर कप 2022 फेडरर का अंतिम टूर्नामेंट था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसमें फेडरर सबसे ज़्यादा पुरुष एकल विंबलडन खिताब जीते हैं, टोटल 8। और ये टेनिस इतिहास में किसी भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 100 मैच जीतने वाले फेडरर पहले खिलाड़ी बने हैं।
तो ये अब जो है टेनिस से संन्यास ले लिए है। नाम है इसका रोजर फेडरर, ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तभी हाल ही में मतलब 2022 में घोषणा किया गया हरियाणा सरकार के द्वारा कि अरावली का जो रेंज है उसमें 10,000 एकड़ में फैली दुनिया के सबसे बड़े जंगल सफारी पार्क को विकसित करने के लिए 2 अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। और ये जो प्रस्तावित योजना है, ये जो विकसित किया जा रहा है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय और हरियाणा सरकार के द्वारा ये विकसित की जाएगी। तो ये कहाँ पे हो रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी? तो ये हो रहा है विकसित किया जा रहा है हरियाणा में। नंबर है 25, हाल ही में खबरों में रहे लुहांस्क और दोनेत्स्क किस देश के स्थित क्षेत्र है? तो ये दोनों क्षेत्र जो स्थित है यूक्रेन का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये युद्ध के चलते ये दोनों अभी न्यूज में रहे थे। तो 25 का हो गया बी, यूक्रेन है। 26 और ये बिहार से संबंधित है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो देखिए, अभी हाल ही में ये घोषणा किया गया है कि बिहार के कैमूर जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात का विकास जो है पर्यटन स्थल के रूप में किया जाएगा। करकटगढ़ जलप्रपात भारत के सबसे पुराने जलप्रपातों में से एक है और यह जलप्रपात जो है कर्मनाशा नदी पर बना हुआ है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है करकटगढ़ जलप्रपात? तो ये है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। क्वेश्चन नंबर है 27, यह भी बिहार से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो ये बिहार की सारण जिले की रहने वाली है सविता महतो। ठीक है, सविता महतो कहाँ की? बिहार की सारण डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है और ये उमलिंगा दर्रे को साइकिल से फतह किया है, ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो सही आंसर हो गया इसका सविता महतो, जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है? तो देखिए 9 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। और इस दरमियान जो है इसका उद्देश्य मेनली ये था कि 2025 तक जो टीबी है, जिसको क्षय रोग कहा जाता है, उसका उन्मूलन किया जा सके। इसी दरमियान जो निक्षय 2.0 पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा ये किया गया है किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 29, 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के रूप में 3 भारतीय शहर को सम्मिलित किया गया है। निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है, मतलब असत्य इसमें खोजना है। तो देखिए इसमें 3 सिटीज़ आपको दिख रहा होगा, त्रिशूर, नीलाम्बूर और वारंगल। त्रिशूर केरल का एक शहर है, नीलाम्बूर भी एक केरल का है और वारंगल जो है ये तेलंगाना का एक शहर है। तो ये तीनों सिटीज़ जो है ऐड किया गया था। ठीक है, तीनों सिटीज़ ऐड किया गया था। इसमें हमको खोजना है जो नहीं है वो। तो इसमें सही आंसर हो जाना चाहिए उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों शहर ऐड किया गया है। नंबर है 30 और इसमें कहा जा रहा है कि 21 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये 2022 में जो किया गया है, ये RSC लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कुल कंपनी जो हो गया 12 कंपनी हो गया जिसको महारत्न का स्टेटस मिल गया है। RSC का क्या होता है कि ये विद्युत क्षेत्र में जो है ये रेगुलेशन का काम करता है। ठीक है, तो ये RSC कंपनी है जिसको अभी महारत्न का स्टेटस मिला है। क्वेश्चन नंबर है 31, ये साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से किसका pH मान 7 है? तो देखिए अगर pH वैल्यू अगर 7 से कम हो तो एसिडिक कहलाता है, मतलब अम्लीय कहलाता है। अगर 7 से ज़्यादा हो तो वो क्षारीय कहलाता है, मतलब बेसिक इन नेचर कहलाता है। तो शुद्ध जल है उसका pH मान 7 होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो गया शुद्ध जल, जिसका pH वैल्यू 7 होता है। ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है सर्च करके आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देखिए जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए ना तो प्लीज़ आप लोग जो है ना सर्च करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो आपको ज्ञान है वो भी फैलेगा और तो दूसरे को भी वो फ़ायदा मिलेगा, है ना।
क्वेश्चन नंबर है 32। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन का खोज 1766 ईस्वी में किया गया था हेनरी कैंडविस के द्वारा। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो गया सी, हाइड्रोजन। 33 नंबर, एंगस्ट्रॉन एक इकाई है। ये भी साइंस का क्वेश्चन है। एंगस्ट्रॉन किसका इकाई है? तो ये तरंग दैर्घ्य की एक जो है ऐसा यूनिट है। तो सही आंसर इसका हो गया ए, तरंग दैर्घ्य। बाकी अगर हम लोग बात करें, ऊर्जा को जूल से मापा जाता है, आवृत्ति को हर्ट्ज से मापा जाता है, वेग को मीटर प्रति सेकेंड से मापा जाता है। ठीक है, ये भी 34 नंबर क्वेश्चन साइंस का है। इसमें पूछा जा रहा आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में हम लोग नापते हैं। बाकी ये बी नंबर जो है ये मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का यूनिट है, मतलब वेग का यूनिट है। उसके बाद रेडियन अगर हम लोग बात करें तो रेडियन में किसको नापते हैं? एंगल को नापते हैं, मतलब कोण को नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में नापते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। ऑर्थर के द्वारा जो है सर्वप्रथम डीएनए को अंतःपात्र बनाया था, जबकि डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक के द्वारा किया गया था। तो ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रेडरिक क्रिक, इसके द्वारा जो है डबल हेलिकल मॉडल तैयार किया गया था डीएनए का। और उसके बाद हाँ, अगर हम लोग बात करें, जोहान्स ने जीन शब्द का प्रतिपादन किया था। तो इसमें आंसर जो होना चाहिए वो फ्रेडरिक मिशर है, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। इसी के द्वारा सर्वप्रथम डीएनए की खोज की गई थी। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 35 का ई। क्वेश्चन नंबर है 36। ये पूछा जा रहा है ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक टाइप है वसा का, फैट सेल होता है ये, जो हमारे शरीर में संचय हो जाता है। इसका निर्माण हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त अपर्याप्त ऊर्जाओं के द्वारा होता है। तो ये फैट सेल का जो है एक टाइप है ट्राइग्लिसराइड, ये नाम आप लोग याद रखेंगे। 37। इसमें कहा जा रहा है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम, जिसको ईईजी कहा जाता है, इसका उपयोग निम्न में से किसकी निगरानी में किया जाता है? मतलब क्या चीज़ को चेक करने के लिए ये किया जाता है? तो ईईजी जो है इसके द्वारा मस्तिष्क की जो विकृति है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो हृदय संबंधी रोगों का पता लगाता है, या उसमें जो असमानता होता है उसको पता लगाने के लिए किया जाता है। सीटी स्कैन द्वारा शरीर की किसी भी मतलब सीटी स्कैन द्वारा एमआरआई किया जाता है शरीर का। तो इसका सही आंसर हो गया डबल ईजी द्वारा किया जाता है क्या? तो ये मस्तिष्क का विकृति का पता लगाता है। तो 37 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 38। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, इसके द्वारा जो है शरीर का तापमान। क्वेश्चन नंबर है 39। सही कथन का चयन करिए। तो देखिए एक क्वेश्चन जब आप करिएगा आप लोग को पता है विबग्योर याद होगा। ठीक है, विबग्योर याद होगा। तो इसमें जो विजिबल जो कलर है उसका वेवलेंथ जो होता है उसका रेंज होता है 380 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें कह रहा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी के प्रकाश से कम होता है, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। बैगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होता है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग के प्रकाश का, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रतिकरण बहुत कम होता है, मतलब डिफ्लेक्शन बहुत कम होता है। इसी के चलते इसको सिग्नल लाइट या फिर रेलवे में जो सिग्नल लाइट का रूप में उपयोग किया जाता है, इसी लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है। देखिए यहाँ पे ये लिंक दे दिया गया है जिसकी वजह से ढंग से विजिबल है नहीं ये, इसलिए हम पढ़ दिए। देखिए सुन लीजिए ढंग से।
फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो देखिए फलियाँ जो है, जैसे आप लोग बीन्स का नाम सुने होंगे, उसी तरह का फलियाँ होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, पोटासियम, जिंक आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें जो है क्या सबसे ज़्यादा होता है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर, ब्रोमीन होती है। तो देखिए ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में रहता है। यह तीव्रता जो है ऑक्सीकारक पदार्थ और उनके यौगिक के साथ रिएक्शन करता है। ब्रोमीन का उपयोग जनरली किया जाता है कीटनाशक के रूप में, औषधि के रूप में और फोटोग्राफी में भी इसका प्रयुक्त किया जाता है। बेसिकली ब्रोमीन जो है एक विषैला ब्रोमीन को एक विषैला पदार्थ कह सकते हैं। और इसका जो है अगर हम लोग कलर की बात करें तो ये कैसा कलर का होता है? द्रव्य में तो होता है, एक धातु है ये, और ये लाल द्रव्य का होता है, लाल कलर का द्रव्य होता है ब्रोमीन। तो 41 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट कौन से है? तो देखिए इसमें कार्बोनेट एवं सल्फोनेट दोनों होते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक है। तो देखिए ग्रीन हाउस गैस का कौन कौन से मुख्य घटक है, कितने तरह के गैस होते हैं ग्रीन हाउस गैस, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए। फिलहाल हम आपको कुछ नाम बताते हैं। ग्रीन हाउस गैस में जो प्रमुख है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जिसको CFC कहा जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये सब प्रमुख है। तो इसमें जो देख रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है, ये सारे ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर, नीला थोथा रासायनिक रूप से है। तो देखिए नीला थोथा को तूतिया भी कहा जाता है और कॉपर सल्फेट के भी नाम से कॉपर सल्फेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, ठीक है। क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है इसको। तो इसका सही आंसर हो गया कॉपर सल्फेट CuSO4। 44 का सी आंसर सही है। ये क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। 46 नंबर, एड्स निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो देखिए एड्स HIV एड्स कहा जाता है, ठीक है। HIV एड्स कहा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि एक वायरस के चलते होता है। वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु। तो मतलब एड्स जो होता है वो विषाणु के चलते होता है। अगर हम लोग बात करें कि एड्स को पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो वो टेस्ट है इल्सा टेस्ट, ठीक है। इल्सा टेस्ट होता है एड्स को डिटेक्ट करने के लिए। पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो देखिए जितना दिया गया है उसी में से हम लोग को बात करना है, और जो भी है देखिए इसके अलावा दूसरा है सबसे भारी तत्व, अगर बात करें कि हम आवर्त सारणी में, लेकिन जितना दिया गया है इसमें अगर हम लोग बात करें तो सर्वाधिक भारी तत्व जो आता है, सबसे भारी तत्व है पारा, इसमें जितना में दिया गया है। इसके बाद स्थान आता है सोना, प्लेटिनम, फिर चांदी का स्थान आता है। वैसे अगर हम लोग आवर्त सारणी में बात करें कि सबसे भारी धातु कौन सा है, तो ऑस्मियम का आप लोग नाम सुने होंगे। ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है पीरियडिक टेबल में, ठीक है। सबसे हल्की धातु की अगर बात करें तो ये कौन सा है? लिथियम है। वर्तमान में जितना भी तत्व ज्ञात है उसमें सबसे हल्के तत्व जो है हाइड्रोजन है, और सबसे भारी तत्व जो है वो है सीजियम है, ठीक है। तो एलिमेंट के भी नाम हम आपको बता दिए, यहाँ धातु की बात हो रही है। जितना दिया हुआ है इसमें सबसे भारी धातु है पारा। क्वेश्चन नंबर है 48, टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, वह क्या है? तो देखिए टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रयोग किया जाता है, जो कि जिप्सम का बना होता है। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म किया जाता है तो जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीटाइट बनता है, जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 49, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है एल्कीन। और इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसको चूज करना है। तो देखिए विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल, ये आंखों की बीमारी से संबंधित है, जो कि जीरोफ्थैल्मिया कहा जाता है उसको। तो पहला तो सही है।
दूसरा है टेकोफेरल, मतलब विटामिन ई की बात हो रही है, क्या विटामिन ई की कमी से बेरी का रोग होता है? तो नहीं, यही स्टेटमेंट जो है गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो सही आंसर तो बी ही हो गया हमारा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है साइनोकोबैलामिन जो है रक्त अल्पता या रक्त अल्पता से संबंधित है, तो बिल्कुल सही। ये विटामिन B12 को कहा जाता है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट सी इसका सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो गलत है वो है बी गलत है। ठीक है, जो सही सुमेलित नहीं है, तो 50 का सही आंसर बी हो गया। 51 नंबर, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो देखिए, बेकेलाइट एक प्रारंभिक प्लास्टिक है, यह फॉर्मल्डिहाइड के साथ फिनॉल के संघनन के प्रतिक्रिया से ये बनता है। तो 51 का सही आंसर हो गया बी, फिनाइल एवं फॉर्मल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर है 52 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो इसका सही आंसर है सी, फ्लोराम्फेनिकोल। इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, बड़ा अजीब सा दिया हुआ है। बाकी क्विनोन जो है इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के लिए, और ये जो है हमारा सी नंबर, ये है एक प्रतिजैविक औषधि। तो 52 का सही आंसर हो गया सी। 53 नंबर, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगे में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव से पता लगाया जा सकता है कि भ्रूण में जो है किस तरह से बच्चा विकास कर रहा है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेव को कहा जाता है पराध्वनिक तरंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं हिंदी में। तो 53 का सही आंसर हो गया सी। 54 नंबर, मांसपेशी में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ये इसमें उपयोग किया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन। ठीक है, जिससे क्या होता है कि मांसपेशी में जो दर्द होता है उसका उपचार किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, इंफ्रारेड रेडिएशन या इंफ्रारेड वेव। 55 नंबर, इसमें कहा जा रहा है जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो देखिए, वैज्ञानिक का वह समूह जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है चार्ल्स डार्विन को, जिनके द्वारा नव डार्विनवाद दिया गया। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीवों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनता है, उसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को कहा जाता है उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया सी, 55 का सी, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर है 56 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। कहाँ पर भंडारित होता है? तो देखिए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, जिसका प्रमुख स्रोत आपको मिलेगा विटामिन ए से, जैसे गाजर खाइए, दूध, मक्खन, अंडा, मछली, ये सबसे आपको मिलेगा विटामिन ए। और शरीर में अगर बात करें तो यकृत में विटामिन ए का भंडारित होता है, और ये अगर ए जो है इसका रासायनिक नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर इसका हो गया 55 का ए। क्वेश्चन नंबर है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो देखिए, हंसने वाली गैस सबको पता होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है। बेसिकली इसको अगर सूंघ लेते हैं तो आपको हंसी आने लगती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थेसिया के रूप में भी करते हैं। तो 57 का सही आंसर हो गया बी। नंबर है 58, यहाँ भी लिंक दिया हुआ है, तो इसको हम ढंग से थोड़ा पढ़ देते हैं। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, वो कौन सा होता है? तो ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्वेश्चन नंबर है 59 नंबर, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ है आइसोप्रीन का बहुलक है। 60, एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो देखिए, एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वो सिरका के समान होता है। सिरका का अगर IUPAC का नाम की अगर हम लोग बात करें तो एथनॉल अम्ल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एसिटिक अम्ल का जो गंध होता है वो सिरका के समान होता है। क्वेश्चन नंबर है 61 नंबर, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी है? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164B द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली को कहा जाता है विधानसभा। तो राज्य के मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नंबर है 62 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, पंचायती राज का विकेंद्रीकरण किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन चुनना है। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था जो है भारत सरकार में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है,
जिसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 में मिला था। तो ये किस समिति के कहने पर मिला था? ये LM सिंघवी समिति के कहने पर मिला था। ठीक है, और ये एक संवैधानिक बनाया गया इसको, और इसे देश में ग्रामीण विकास के कार्य सौंपा गया था। इस संशोधन के माध्यम से जो पंचायती राज व्यवस्था को निर्णय लेने की शक्तियाँ प्रदान की, जिसमें कौन कौन से हैं? प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं तथा पूर्ण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाना इसका मेन जो है उद्देश्य है। तो इसमें सबसे पहले क्या हो गया? तो इसमें हो गया सबसे पहले क्या? निर्णय लेने की शक्तियाँ दिया गया। उसके बाद इसमें और क्या किया गया? पूर्ण व्यवस्था किया गया। इसमें न्यायिक शक्ति नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ प्रशासनिक शक्ति का विवरण दिया गया हुआ। तो इसका सही आंसर हो गया 62 का बी। क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर। इसमें कहा जा रहा है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए, संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है। इस सदन की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के 238 सदस्य चुन के आएंगे, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो 12 सदस्य मिलके, मतलब 238 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे। 250 में 12 सदस्य जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा नामित किए वाले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष ज्ञान हो। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जैसे अभी यहाँ पे देखें, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे कितने सदस्य? 250 में 12 सदस्य यहाँ राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। उसके बाद अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक द्वारा उसके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य भी होंगे। ठीक है, तो ये बी और सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर है 164 नंबर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है तथा अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है इसे प्रदान है। अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। तो ये अपीलीय अधिकार भी इससे संबंधित है, मूल अधिकार क्षेत्र भी संबंधित है और कॉलेजियम प्रणाली भी संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। 65 इसमें कहा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पास किया गया, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला, जो कि LM सिंघवी के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया था। और यह पंचायती राज चुनाव अगर लड़ने के लिए आपको कम से कम 21 वर्ष का आयु होना आवश्यक है। तो 65 का सही आंसर हो गया ए, 21 ईयर वो। क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्मिकता निधि से संबंधित है? देखिए, अस्मिकता निधि अगर नहीं किसी को पता है, इसी को कहा जाता है कंटीजेंसी फंड, और ये अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट होता है, मतलब प्रेसिडेंट के अधीन ये होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में अस्मिकता निधि मतलब कंटीजेंसी फंड का उल्लेख हमको मिलता है। तो 66 का सही आंसर हो गया 267। 67 इसमें कहा जा रहा भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन जो आयोजित हुआ था 22 जुलाई 1947 को भारत का एक राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच एक चक्र होता है जिसमें 24 तिलिया होता है तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात की अगर हम लोग बात करें तो 3:2 के अनुपात में ये होता है। तो ये डेट आप लोग को याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को ये अडॉप्ट किया गया था राष्ट्रीय ध्वज। क्वेश्चन नंबर है 68 नंबर। इसमें कहा जा रहा है एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए, अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच कम से कम 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार अगर हम लोग बात करें तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद का जो होता है बैठक किया जाता होना अनिवार्य है। इससे ज़्यादा बार भी किया जाता है, अगर कोई आपातकालीन ऐसा आ जाता है तो कम से कम 2 बार बैठक होना ही होना है। तो 68 का सही आंसर हो गया बी। 69 नंबर। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें क्या होना चाहिए? तो देखिए, तो इसका सही आंसर होना है, इसका जो सही आंसर है 69 का विशेषाधिकार का अभाव। अगर हम लोग समानता की अगर हम लोग बात करें तो समानता का समान अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, रंग, नस्ल एवं लिंग आदि के आधार पर उसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। साथ ही किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है, इसका मतलब ये है। तो इस 69 का सही आंसर हो गया आपका ए, विशेषाधिकारों का अभाव।
क्वेश्चन नंबर है 70। इसमें कहा जा रहा है भारतीय संघवाद को निम्नलिखित में से किसने सहकारी संघवाद कहा। तो देखिए ये जो कहा गया था, वस्तुतः अगर हम लोग भारतीय संविधान की प्रकृति की बात करें तो ये संघात्मक है या एकात्मक है। इसके संबंध में जो विद्वान है, जो संविधान के ज्ञाता है, उसमें हमेशा मतभेद बना रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, जबकि कुछ विद्वानों का कहना है कि एकात्मक संविधान इसे माने। जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का जो संविधान है यह सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीलर के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत का जो संविधान है अर्धसंघीय है। तो इसमें जो सही आंसर है, ये जो सहकारी संघवाद कहा गया था, ये कहा गया था जी ऑस्टिन के द्वारा। ठीक है। और अगर हम लोग यही केसी व्हीलर की अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा कहा गया था कि भारत का संविधान है वो अर्धसंघीय संविधान है। नंबर है 71 नंबर, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था। तो देखिए ये संपादित किया गया था अल हिलाला, जो कि 1912 में एक उर्दू जारी किया गया था और ये कि उर्दू पत्रिका था अल हिलाला। ठीक है। उसके बाद अगर हट के बात करें तो कॉमरेड भी एक साप्ताहिक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जिसे 1911 से लेकर 1914 के बीच में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था। देखिए परिनिर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में शरीर का त्याग देना। ठीक है, जिसको बौद्ध धर्म में हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध जब बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए मल्ल की राजधानी पावा पहुँचे तो वहाँ पर चुंद नामक एक लोहार के यहाँ ठहरे थे। उसने जब उनको कुछ खाने के दिया, उसके बाद उनको जो है मुँह से खून निकलने लगा और भयानक पीड़ा के साथ उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये मृत्यु हुई था कहाँ पर, कुशीनगर में। तो 72 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर है 73 नंबर, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो असत्य है उसको चूज करना है। तो देखिए असहयोग आंदोलन जो है ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो कि 1 अगस्त 1920 को ये प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल, उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन का जो है अभूतपूर्व सफलता मिली। इस दौरान जो है हजारों छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया। अब जितने भी अध्यापक थे, मोस्ट ऑफ द अध्यापक के पद पे थे, शिक्षक थे, वो सब इस्तीफा दे दिया। कई सारे वकील थे जो अपने प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं वो कोर्ट से। तो असहयोग आंदोलन के संबंध में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो ये जो है पहला स्टेटमेंट दिया है, आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीर ने भाग लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उच्च जाति के और अमीर ही भाग लेते तो देखिए बहुत निम्न जाति भी भाग लिए थे, इसमें बहिष्कार किए थे। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है मद्रास की जस्टिस पार्टी भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया। नहीं, ये बहिष्कार ने किया था, मद्रास की जस्टिस पार्टी ने चुनाव में भाग लिया था। तो दूसरा स्टेटमेंट भी इसका गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है हजारों छात्र ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल को छोड़ दिया, अध्यापक और शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपने प्रैक्टिस छोड़ दी। तो देखिए ये तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसमें, लेकिन हम लोग को गलत चूज करना था, गलत स्टेटमेंट। तो ये 1 और 2 जो है गलत स्टेटमेंट है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों लोग ने भाग नहीं लिया था, इसके अलावा भी भाग लिया था। मद्रास की जस्टिस पार्टी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि काउंसिल के पार्टी में ये पार्टिसिपेट भी किए थे। तो गलत हो गया। असहयोग आंदोलन के बारे में कौन, 1 और 2। 74 नंबर, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र हो रहा है वह कौन है। तो देखिए ये है बाबा रामचंद्र, जिसका जन्म 1875 में मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो औपचारिक रूप से उसको शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया, किंतु रामचरितमानस का उन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद वो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करते रहे, लगभग 13 साल काम करते रहे। और वहाँ पे जितने भी गिरमिटिया मजदूर थे उसकी मुक्ति के लिए वो आंदोलन में भी सक्रिय रहे थे। फिर बाद में बाबा रामचंद्र जी अपने पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, और वो क्या करते थे, ग्रामीणों को वो तुलसीदास के पाठ सुनाते थे। तो ये थे, बात हो रही है किसान नेता बाबा रामचंद्र की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर है 75 नंबर, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। पहले इस संगठन का नाम जो था
अस्पृश्यता निवारण संघ रखा गया था, लेकिन 13 दिसंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ इसका नाम दिया गया। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष के रूप में जो अपॉइंट किया गया था वो थे कौन? घनश्याम दास बिरला को, तथा सचिव के रूप में इसको अपॉइंट किए थे तो वो था अमृत लाल विट्ठल दास ठक्कड़ को किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो गया इसका? बी, ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और कब, ये भी याद रखना आपको, 30 सितंबर 1932 को। फिर 1933 में इसका नाम चेंज हो जाता है, जिसका नाम रखा जाता है हरिजन सेवक संघ। 76 नंबर, 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा की गई थी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कैमल्टी एटली ने, कि जून 1948 तक शक्तियों का स्थानांतरण करके भारत छोड़ने की बात कही थी। तो ये एटली के द्वारा कहा गया था और जून 1948 में, लेकिन उससे पहले ही 15 अगस्त 1947 को ये छोड़ के चले गए। तो 76 का हो गया सही आंसर सी। नंबर है 77 नंबर, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो देखिए, स्वराज दल का गठन 1 जनवरी 1923 को CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा होता है, और जबकि बिहार में स्वराज दल का जो गठन हुआ वो श्री कृष्ण जी के द्वारा हुआ। ठीक है, तो ये किसके बारे में पूछ रहा है? बिहार के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों का जो गठन हुआ था, और इसका जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन 1922 में, तो वहाँ पे कुछ मतभेद होने के बाद CR दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल का स्थापना किया गया था। लेकिन बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। 77 का सही आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर का भी विरोध किया था। ठीक है, इस आंदोलन के साथ साथ गांधी जी द्वारा दांडी सत्याग्रह आरंभ किया गया था 12 मार्च 1930 को, और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था, जब वो दांडी पहुंचे थे साबरमती आश्रम से। लगभग ये यात्रा जो है 24 से 25 दिन का यात्रा था, जहां दांडी पहुंचकर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। तो याद रखना है आपको, चौकीदारी कर का विरोध किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सही आंसर इसका हो गया क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं। नंबर है 79, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो देखिए, श्री कृष्ण सिंह द्वारा जो मतलब बिहार में सरकार का गठन किया गया था, तो वो फरवरी 1938 में जो एक डिमांड रखा गया कि राजनीतिक कैदी जितने भी है उसको छोड़ दे, तो जो कि इनकार कर दिया गया है, जिसके चलते जो है मतलब छोड़ने से इनकार कर दिया गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या किए? इस्तीफा दे दिए। तो इसका सही आंसर हो गया राजनीतिक कैदियों के छोड़ने के कारण। क्वेश्चन पूछा भी गया था बीपीएससी में, वो जो हाथी या चौकीदारी कर था वो भी पूछा गया था। ये भी पिछले 68 बीपीएससी में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ, जिसको चंपारण सत्याग्रह के नाम से हम लोग जानते थे। ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किए जाने वाला ये पहला सत्याग्रह था, और यहाँ पर बतख मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी की जान बचाई थी। तो ये सही आंसर है इसका, बतख मियाँ। क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो देखिए, असहयोग आंदोलन कब चला था ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और इसकी जो किसानों की अगुवाई की गई थी वो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर हो गया 81 का ए। 82, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। तत्पश्चात जो है 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुई, जिसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा की गई। तो ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम में जो बंगाल विभाजन के अगेंस्ट में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसी में ये हुआ था। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो गया बंगाल विभाजन। 83, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो देखिए, 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में किया गया था, और दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 वाले कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता का ये जो है अध्यक्षता भी किया गया था। तो इसमें जो अधिवेशन में स्वराज का झंडा फहराया गया था वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही फहराया गया था, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी जो थे दादा भाई नौरोजी ही थे। तो ये
उसके बाद 1907 में जाकर सूरत अधिवेशन में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 पार्ट में टूट जाते हैं, एक गरम दल एक नरम दल। क्वेश्चन नंबर है 84 नंबर, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, ट्रावनकोर आदि जैसे भारतीय शासक द्वारा शासित राज्य में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य जो कश्मीर, निजाम या हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। तो सही आंसर हो गया 84 का बी, प्रजामंडल आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ भारत के किस राज्य में स्थित है? ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, इसको ढूंढिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेहरगढ़ जो है एक हड़प्पा साइट है, ये कहाँ पर स्थित है? 86, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो भगवान बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके निधन के कुछ दिन बाद ही राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। उस टाइम में शासक थे मगध का कौन? ये अजातशत्रु हुआ करते थे। अजातशत्रु के टाइम में प्रथम बौद्ध संगति की जो हुआ था गठन किया गया था राजगीर में। तो इसका सही आंसर हो गया आपका ए, राजगीर। और इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो महाकश्यप के द्वारा ये अध्यक्षता हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 87 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किया गया था बीमा कदापिसेस के द्वारा। ये देखिए, बड़े पैमाने पर जब आएगा तो ये कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर भी है बीमा कदापिसेस, इसी के द्वारा सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन में लाया था। इससे पहले अगर बात करें कि पहले कौन जारी किया था, तो मनेंद्र के द्वारा ये स्वर्ण का सिक्का, स्वर्ण मुद्रा लाया गया था, प्रचलन में लाया था। लेकिन बड़े पैमाने पर जब बात हो तो ये कुषाण डायनेस्टी के किंग बीमा कदापिसेस के द्वारा प्रचलन में लाया गया था। 88, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमने के कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो देखिए, सर्वप्रथम इसका अनुमान आर्यभट्ट के द्वारा लगाया गया था कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल के एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे या विज्ञानी थे, या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके द्वारा लिखा गया कुछ पुस्तक था जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि। ये फेमस किताब है जो कि लिखा गया है आर्यभट्ट के द्वारा। तो 88 का सही आंसर हो गया ए। नंबर है 89 नंबर, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिन्हें नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना की और उसके रख रखाव के लिए अपने राजदूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना किया था? देखिए, स्वर्ण भूमि का मतलब यहाँ होता है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का पहले नाम हुआ करता था अनुराधापुरम। तो ये जो थे शैलेंद्र वंश के राजा थे, बलदेव पुत्र देव के अनुरोध किया था कि देवपाल से कि बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया जाए। तो देवपाल के नेतृत्व में जो पाल साम्राज्य था अपने इंडिया में वो चरमों पर था उसके टाइम में। राष्ट्रपुत्र के शासन में अमोघ वर्ष को पराजित किया था। तो देवपाल को परम सौगात भी कहा जाता है। तो ये किसके कौन थे वो किंग? तो ये थे बाला पुत्र देव। ठीक है, बलदेव पुत्र भी कहीं लिखा रहता है, यहाँ पे बाला पुत्र देव है। और ये शैलेंद्र वंशीय शासक था, तो ये भी आपको याद रखना है। और देवपाल से मांगा था 90। इसमें कहा जा रहा है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन शिव किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये एक बुक है, इसमें भारत और रोम के बीच जो घनिष्ठ व्यापार का संबंध है उस पर आधारित ये बुक है। लेकिन इसका लेखक जो है नोन नहीं है, मतलब स्पष्ट नहीं है। तो 90 का सही आंसर क्या हो गया? उपयुक्त में से कोई नहीं। ई नंबर है 91, बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहला विवरण प्राप्त होता है। तो देखिए, बख्तियार खिलजी ने बिहार के प्रसिद्ध शैक्षणिक स्थल जैसे नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो बख्तियार खिलजी के बिहार पर आक्रमण का विवरण मिलता है तबकत नासरी से प्राप्त होता है। और ये बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनानायक था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया 91 का? तबकत नासरी। ये किसके द्वारा लिखा गया? मिनाह उस सिराज, ऐसे कुछ नाम है, आप लोग एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। इसी के द्वारा ये बुक लिखा गया तबकत नासरी, जिससे हम लोग को क्या होता है? पहला विवरण मिलता है जो बख्तियार खिलजी बिहार पर आक्रमण करके नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो सही आंसर इसका हो गया 91 का बी। है 92, किस सुल्तान ने राजस्व के रूप में माप के बाद भूमि पर आधी फसल की मांग की थी?
तो देखिए सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ज़मीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में वसूलने की प्रथा शुरू की थी और इसने कृषि आबादी वाले क्षेत्र पर गृह कर एवं चारागाह का कर भी लगाया था। उसने अपने प्रारंभिक सफलता से प्रोत्साहित होकर सिकंदर असहनी मतलब द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी धारण की थी। तो ये कौन थे? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर है इसका सी। ये भी अक्सर पूछा जाता है द्वितीय सिकंदर या सिकंदर असहनी की उपाधि किसके द्वारा धारण किया गया था? तो ये धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 93 शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहारवर्दी संप्रदाय से संबंधित है और सुहारवर्दी संप्रदाय को चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अत्यधिक रूढ़िवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इस संप्रदाय को जो एक उपाधि दिया था उसका नाम था शेख उल इस्लाम की उपाधि भी इनको दिया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 93 का सुहारवर्दी संप्रदाय। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन विजुअल नहीं है, तो यह इक्का रहा 94 नंबर। यह कथन किसका है कि अकबर के समय में इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला महल बनाने के लिए 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो देखिए इसका जो है विलियम फिंच के अनुसार, और विलियम फिंच का ये स्टेटमेंट है। तो सही आंसर हो गया 94 का सी। तो देखिए इसके अनुसार, विलियम फिंच के अनुसार अकबर के आदेश पर इलाहाबाद में 40 स्तंभ वाले महल का निर्माण करवाया गया था। इसके निर्माण में 5000 से लेकर 20,000 तक लोगों ने 40 साल तक काम किया था, तब जाके ये महल बन के तैयार हुआ था। विलियम फिंच जो भारत आया था 1608 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो गया 94 का सी, विलियम फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, या किस सुल्तान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो देखिए ये टाइम है 1420 के समय में कश्मीर के शासक अली शाह का भाई जो भाई था शाही खा, जिसको जैनुल आबदीन के नाम से भी गद्दी पर ये बैठा। वह कश्मीर का एक महान शासक था। धार्मिक दृष्टिकोण से वो बहुत ही उदारवादी थे। तो उस उदारवादी के चलते इनको कश्मीर का अकबर कहा जाने लगा। जैसा रवैया था अकबर का किसी भी धर्म के मामले में बहुत ही उदारवादी, उसी तरह का उदारवादी ये थे, इसीलिए इसको कश्मीर का अकबर का उपाधि दिया। इसका नाम था सुल्तान जैनुल आबदीन, जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 96, फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फराजी या फैराजी आंदोलन का मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो था, इस्लाम धर्म में जो बुराई फैला था उसको सुधारना था। इस आंदोलन का प्रभाव पूर्वी बंगाल में था। इस आंदोलन की शुरुआत 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। तो 96 का सही आंसर हो गया ए, हाजी शरीयतुल्लाह। 97 नंबर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी, दादा भाई नौरोजी। 98, बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकारों को कब मान्यता दी गई? तो बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में पास हुआ था। इसमें बंगाल सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था ये कि जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित अधिकार को प्रख्यापित करना। बंगाल विभाजन के बाद इसे बिहार काश्तकारी अधिनियम के रूप में जाना लगा। तो ये 1900 कब की बात है? 1912 की बात है। तो ये लाया गया था कब? ये लाया गया था 1885 में। तो सही आंसर हो गया 98 का सी। क्वेश्चन नंबर है 99 नंबर, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो ये सभी को पता होगा, 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश बना। ठीक है, सही आंसर इसका ये हो गया। वर्ष 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ। इस समय बिहार तथा उड़ीसा एक ही प्रांत में शामिल थे जब बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। 1936 में एक अलग राज्य बनाया गया। बिहार का अंतिम विभाजन 2000 में हुआ, 2000 ईस्वी में, जो कि झारखंड अलग हुआ और एक नए प्रांत के रूप में स्थापित हुआ। क्वेश्चन है 100 नंबर, गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किसने किया था? ये भी क्वेश्चन सभी को याद होगा, राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। तो उस टाइम में देखिए कहाँ पे मिले थे राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी से? तो उस टाइम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 31वां अधिवेशन का आयोजन हो रहा था 1916 में लखनऊ में। तो वहीं पर राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे और उनको आग्रह किए थे कि आप वह चंपारण आइए, वहाँ के किसान के दुर्दशा को देखिए। ठीक है, तो इसीलिए 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुँचे और उसके प्रयास से अंग्रेजों के तिनकठिया पद्धति समाप्त किया।
और ये जो था चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कहलाया। तो सही आंसर है बी, राजकुमार शुक्ल के। क्वेश्चन नंबर है 101, 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पटाखा किसने उठाया था? तो ये उठाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रवि नदी के तट पर भारतीय झंडा तिरंगा फहराया था। और जवाहरलाल नेहरू ने को समाजवादी प्रखर समर्थक माना जाता है। इस अधिवेशन में प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा किया गया और उस दिन मनाए भी। तो 101 का सही आंसर हो गया बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नंबर है 102 नंबर, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब बनाई गई थी? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1931 में। सही आंसर हो गया इसका सी, 1931। इसका औपचारिक रूप से स्थापना 1934 में किया गया। इस पार्टी के गठन में गंगा नारायण सिन्हा, ब्रह्मवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र का प्रथम योगदान था। वर्ष 1934 में इसके स्थापना के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया आचार्य नरेंद्र देव को तथा सचिव बनाया गया जयप्रकाश नारायण को। तो इसीलिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाई गई थी और औपचारिक रूप से 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? देखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कांग्रेस मंत्री सभा की बात हो रही है। तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो श्री कृष्ण सिंह तो यहाँ है नहीं ऑप्शन में, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिंह, जगतलाल चौधरी, उसका डॉक्टर सैयद महमूद आदि शामिल थे। प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल में रामदयालु सिंह को विधानसभा के अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष चुना गया था। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो इन्हीं के द्वारा मंत्रिमंडल सभा का नेतृत्व किया गया था, जो इसमें है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 104, पेजिया से टूटते हुए दक्षिण महाद्वीप को क्या कहा जाता है? देखिए पेजिया कहा जाता है, अगर ये वर्ल्ड है हमारा विश्व है तो इसके ऊपर एक लैंड मास हुआ करता था, इसको पेजिया कहा जाता था। फिर बाद में इसको दो पार्ट में टूट गया। अगर हम लोग महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो इसके दक्षिण महाद्वीप को कहा जाता था गोंडवाना लैंड। तो सही आंसर हो गया 104 का सी, गोंडवाना लैंड। नंबर है 105 नंबर, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो ये निकट है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। आर्कटिक क्षेत्र उत्तरी और अंटार्कटिक क्षेत्र दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर है 106, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को यहाँ चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट दिया है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। देखिए नहीं, अगर हम लोग यहाँ से अगर इक्वेटर से बात करें तो इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर, और ध्रुव से जब बात करें मतलब पोल से बात करें तो 8 किलोमीटर रह जाती है। तो यही स्टेटमेंट है जो कि गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट गलत है, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग दूसरा पढ़ लेते हैं। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो ये जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है क्षोभ मंडल। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है? नहीं, बढ़ता नहीं है, ये घटता है, सॉरी बढ़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 नंबर, क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को चूज करना है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि अगर हम लोग इक्वेटर से देखें तो 18 किलोमीटर, और अगर हम लोग ध्रुव से देखें, पोल से देखें तो 8 किलोमीटर। अगर दोनों को जोड़ दे तो 26 हो जाता है, 2 से डिवाइड कर दे तो 13 किलोमीटर। तो औसत ऊंचाई इसका 13 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि सत्य है। और पूछा जा रहा वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है ये? नहीं, ऊपरी परत नहीं है, सबसे ये निचली परत है, ये गलत हो गया। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ये भी गलत है, नहीं बढ़ता नहीं है, ये घटता है। तो सही आंसर इसका ए हो गया, एक ही स्टेटमेंट सही है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर की है। 107 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा था? तो देखिए इसका जो अभी हाल ही में ये फूटा है 27 दिसंबर 2022 को, और 13 दिसंबर 2022 को ये ख़त्म हुआ था। 1984 के बाद ये पहली बार ये फटा है, और ये इसका नाम है मोना लोआ, जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि हवाई में स्थित है, हवाई आइलैंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया मोना लोआ। 108,
अटकॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है? तो ये है काबुल नदी से जुड़ती है। सही आंसर हो गया 108 का सी। नंबर है 109 नंबर, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो ये होता है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। सही आंसर हो गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? तो देखिए भारत और म्यांमार के साथ जो है 1600 किलोमीटर की लंबी दूरी सीमा साझा होती है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें कुछ समुद्री सीमा जो बंगाल की खाड़ी से भी समुद्री सीमा साझा करता है। 4 उत्तर पूर्वी राज्य अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ अपना अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर हो गया? इसका आंसर हो गया बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। 4 स्टेट है इंडियन स्टेट जो म्यांमार से अपना सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर है 111 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारनमुख समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है इसमें। तो ये है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, जिसको गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर के भी नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किस राज्य में स्थित है कमेंट बॉक्स में बताइए। 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुपरिचित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो देखिए यह है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में ये शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था कब? ये कमेंट बॉक्स में बताइए। 1992 के आसपास स्टार्ट किया गया था। एग्जैक्ट कौन सा ईयर था कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व में सुपरिचित वन्यजीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो देश के राष्ट्रीय उद्यान में बाघ को आश्रय प्रदान करता है। वर्तमान में भारत में कुल 53 टाइगर रिजर्व है और 53वां टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पर है रानीपुर टाइगर रिजर्व? ये है उत्तर प्रदेश में। तो सही आंसर हो गया 112 का बी, प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछेंगे आप लोग से, हर साल टाइगर दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये है CWG। ठीक है, ये तो कंबाइंड अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश और बिहार का, तो ये कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अंतर्गत CWG में आता है। तो देखिए बिहार में भी वर्गीकरण किया गया है, उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार। तो उत्तर बिहार कौन से वर्गीकरण में आता है और दक्षिण बिहार कौन से वर्गीकरण में आता है? आप लोग सर्च करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर है 114 नंबर, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई होती है? तो ये 12 नॉटिकल मील होता है, नॉटिकल माइल कहा जाता है बेसिकली। ये 21.9 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 14 का हो गया सही आंसर सी। नंबर है 115, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? तो देखिए इसमें जो भी तीनों आप देख रहे हैं, महानदी, दामोदर एवं सोन नदी घाटी, ये सारी नदी घाटी है अगर कोयले के मामले में अगर हम लोग बात करें तो ये समृद्ध है। ठीक है, जिसमें दामोदर घाटी से 75% से अधिक कोयले का प्रोडक्शन या उत्पादन होता है और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कोयले का उत्पादन झारखंड राज्य से किया जाता है। इसके पश्चात अगर बात करें तो उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो 1 नंबर पे झारखंड, 2 नंबर में उड़ीसा, 3 नंबर में छत्तीसगढ़। तो ये हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब महानदी भी, दामोदर घाटी भी और सोन नदी घाटी भी। 116 नंबर, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। मतलब अब उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आ गया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। फिर वर्ष 2021-22 में महाराष्ट्र का 138 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश में 105 लाख टन का उत्पादन किया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक अगर बात करें तो वो बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। और ये जो है, और सी ऑप्शन देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है, उत्तर प्रदेश को पछाड़ कर। तो सही आंसर हो गया डी इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक। और एक से अधिक कौन कौन सही है? तो ए और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 नंबर, ग्रीष्म में मतलब गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में एक सामान्य घटना है। इस स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है मैंगो शावर्स के नाम से।
ठीक है। ग्रीष्मकालीन जो गर्मी होता है उसके अंत में जो पूर्व मानसून वर्षा होती है, मतलब मानसून आने से पूर्व जो वर्षा होती है उसको कहा जाता है पूर्व मानसूनी वर्षा। और ये केरल और कर्नाटक के तटीय भाग में होता है। इसको आम्र वर्षा या मैंगो शावर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। असम में इसी को चाय वर्षा कहा जाता है, जबकि बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक में इसे काफी वर्षा तथा चेरी ब्लूजम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर है 118। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अत्यधिक जिलों से लगती है? तो देखिए, बिहार की सीमाएं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है और दक्षिण में झारखंड से मिलती है। ये 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश और झारखंड और वेस्ट बंगाल, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसका नाम है नेपाल। झारखंड और उत्तर प्रदेश अपनी सीमा बिहार के अधिकतम जिलों के साथ साझा करता है और दोनों जो है 8-8 जिले साझा करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? देखिए इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश भी 8 करता है और झारखंड भी 8 करता है, पश्चिम बंगाल 3 करता है। तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से 1 से अधिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों जो है बिहार से सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन पिछले साल बीपीएससी में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्ज़ापुर चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ठीक है, तो देखिए ये रेलवे स्टेशन है आम्रपाली रेलवे स्टेशन, जो कि बिहार के अंतिम रेलवे स्टेशन है जब वो रूट में आप लोग जाते हैं भागलपुर से होते हुए वेस्ट बंगाल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 120 नंबर। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है रोहतास में पैरेट का सर्वाधिक भंडार है, बिल्कुल सही बात है। बिहार के रोहतास जिला में पैरेट का सर्वाधिक भंडार है। अगर बिहार देश में 95% जो है पैरेट संसाधन का नियंत्रण करता है, तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें चूना पत्थर का तो बिहार में कैमूर के भभुआ में, मुंगेर तथा रोहतास जिले में पाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है ही, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भी बिहार के जमुई जिले में सोने का भंडार पाए गए हैं। तो तीनों जो है इसमें से सही है, लेकिन इसमें जो देखिए किसी भी ऑप्शन में 1, 2, 3 नहीं दिया हुआ है, इसका सही आंसर हो गया है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि तीनों इसमें जो है सही है। नंबर है 121 नंबर। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फाल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? तो बिहार में जो नदी बहती है फाल्गु नदी, जो कि बौद्ध धर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण नदी है ये, और ये नदी 2 नदी के मिलने से बनती है। वो 2 नदी है मोहाना और नीलांजन नदी, जब नीलांजन नदी जब मिलता है तब जाके बनता है फाल्गु नदी। तो 121 का सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ये किया गया है ठाकुरगंज, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी और मौसम जो है बिल्कुल असम की तरह है, जो यहाँ से दार्जिलिंग की दूरी 200 किलोमीटर पर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है चाय बागान की स्थापना की गई है ठाकुरगंज में। किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है ठाकुरगंज, बताइए? शायद ये किशनगंज के अंतर्गत आता होगा ठाकुरगंज, लेकिन एक बार आप लोग चेक जरूर कर लीजिएगा कि ठाकुरगंज कहाँ पर स्थित है। 123 नंबर। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है सिवान रहा है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद मधेपुरा का बात करें तो सबसे ज़्यादा रहा है 31.12% दशकीय वृद्धि दर रहा है। तो अगर हम लोग बिहार की बात करें, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा, तो 25.42% रहा है। तो इस हिसाब से सी जो है ये सही आंसर है, ठीक है। आरोही क्रम में करा तो सी सही आंसर है, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा। नंबर 124। बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो ये है अनाज आधारित उद्योग का। सही आंसर है 124 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह की बेरोजगारी क्षण बेरोजगारी के रूप में जानी जाती है? तो देखिए वो ये बेरोजगारी होता है जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है। मान लीजिए गांव में जो कृषि आधारित जितने भी बेरोजगारी है, या अगर बात करें कि खेत में कोई काम करता है मजदूर, तो वहाँ पे 4 लोग करें एक कट्ठा में काम तब भी वो उतना ही फसल देगा, और 2 लोग भी काम करें तो भी उतना ही बेरोजगार मतलब कि फसल देगा। तो ये इसी के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर हो गया जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाता है उसे ही क्षण बेरोजगारी कहा जाता है। नंबर है 126 नंबर। महाबोलिस भारी उद्योग विकास मॉडल के विपरीत प्रस्तावित मजदूर माल विकास मॉडल के मुख्य लेखक कौन है?
तो ये इसके द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा? तो ये प्रोफेसर ब्रह्मानंद के द्वारा लिखा गया है। 127 नंबर, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। तो देखिए ये जीवंत ग्राम कार्यक्रम जो है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है, इसको कहा जाता है अंग्रेजी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। मुख्य रूप से चीन के साथ जो सीमा पर जितने भी बस्ती या गांव बसे हुए हैं उसको विकसित करने से ये संबंधित है। इसका सही आंसर हो गया सी। यह उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांव के विकास के लिए ये जो है कार्यक्रम चलाया गया है। इसको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के नाम से भी हम लोग जानते हैं और जीवंत ग्राम कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको जीवंत ग्राम कार्यक्रम कहा जाता है और अंग्रेजी में कहा जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। और इसको किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छा किया जा रहा है और कम्युनिकेशन सिस्टम बेहतर बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 128 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो भंडारी समिति संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। तो सही आंसर हो गया ए। और इसका गठन किया, सेटअप किया गया था 1994-95 के आसपास इसका सेटअप किया गया था। नंबर है 129 नंबर, ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है, 68 बीपीएससी में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? गलत चूज करना है। तो देखिए 1 जुलाई 2015 को हर खेत में पानी को आदर्श वाक्य के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता के सुधार लाने के लिए लागू किया गया था। ठीक है, इसमें जल निकायों का मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा कौन सा गलत है? गलत चूज करना है। तो पहला तो स्टेटमेंट इसमें सही हो रहा है, जल निकाय की मरम्मत और नवीनीकरण किया जाएगा। दूसरा है कि इसमें सटीक सिंचाई और अन्य जल बचाव जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो जल मृतों को जो है फिर से विकसित किया जाएगा। तो तीसरा भी सही है। एक इसमें कुओं का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा यही बी, कुओं का निर्माण इससे संबंधित नहीं है। तो गलत बी हो गया। 130, मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति बदलती है। तो ये मूल स्तर के व्युत्क्रमानुपाती से बदलता है, मतलब अगर ये बढ़ता है तो वो घटता है। 131 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा विभाग करेंसी नोट जारी करने हेतु जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार कौन है? तो ये है निर्गमन विभाग के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो सही आंसर हो गया 131 का ए। क्वेश्चन नंबर है 132 नंबर, गिल्ड एड्स बाजार से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य ये है कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है ये, जिसको कहा जाता है गिल्ड एड्स बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली औद्योगिक गति जारी हुई थी। औद्योगिक क्रांति बेसिकली कब लाया गया था पहली? तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो 6 अप्रैल 1948 को जारी किया गया था। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति को तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में पेश किया था। तो 6 अप्रैल 1948 को ये लाया गया था। ये नीति है, सॉरी, ठीक है, नीति जारी की गई थी। भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? 6 अप्रैल 1948 को। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो उस टाइम में औद्योगिक मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो ये जो है खड़गपुर की पहाड़ी, ये सबसे पुराना है। किस क्षेत्र के पहाड़ी को खड़गपुर की क्षेत्र की पहाड़ी कहा जाता है? ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। है 135 नंबर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? तो ये मिट्टी है नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? तो ये अनुपम झील बिहार में स्थित है। बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ये अनुपम झील स्थित है। तो 136 का सही आंसर हो गया ए। नंबर है 137, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। क्वेश्चन नंबर है 138 नंबर, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ये किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। कब किया गया था? 1929 में किया गया था इसका स्थापना। और ये जो है बिहार में किसान से नेता जो संबंधित है, कार्यानंद शर्मा है, राहुल शंकरानंद है, पंचानंद शर्मा है, यदुनंद शर्मा आदि जो है ये किसान आंदोलन से संबंधित है। 139 नंबर, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंग अनुपात क्या है? तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें उसके अंतिम आंकड़ों से, तो बिहार का लिंग अनुपात है 918। तो सही आंसर हो गया सी।
है 140 नंबर, बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए इसमें जितना भी दिया गया है मधुबनी, किशनगंज एवं सीतामढ़ी सब जिला जो है ये साझा अपना सीमा साझा करता है नेपाल से। बिहार और नेपाल की सीमा 729 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसमें नेपाल के साथ जो है बिहार के 7 जिले साझा करता अपना सीमा। उसमें आता है किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, उपयुक्त में से एक सेकेंड, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें सब साझा करता है, मधुबनी भी, किशनगंज भी एवं सीतामढ़ी भी। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन है जो कि मैथ का है, हम आंसर बताएंगे। जो लोग बनाना चाहे वो लोग बना के आंसर अपना मिला सकते हैं। 141 नंबर का सही आंसर है आपका ए। 141 का सही आंसर ए हो गया। 1 लाख तो इसका आंसर क्या हो गया, 1,94,481। ये सही है 141। इस नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है 8 घंटा। 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 8 दिन। 144 नंबर का सही आंसर है बी, 15.1/2 सेकेंड। इस नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 7:3। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 6:3:2। 147 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ए, 1330। 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 2। 149 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 4950। और 150 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है बी, 2। तो इसी के साथ आज का टेस्ट सीरीज यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंतर्गत हम लोग 150 क्वेश्चन कवर किए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ है। जो लोग बनाना चाहे ये 10 क्वेश्चन मैथ का, उसका आंसर हम बता दिए हैं, उसको पॉज करके आप लोग बना के आंसर मिला लीजिए। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो नए लोग हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जैसे ही अपलोड होगा ये वीडियो, इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल BPSC ऑनलाइन अकेडमी पर। जिसको भी चाहिए ये PDF वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, BPSC ऑनलाइन अकेडमी के नाम से है। और मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। धन्यवाद।